हेलो गाइस, आज मैं ले आया हूं आपके लिए पार्ट 1 ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन और इसका क्या प्रिंसिपल होता है कि किस प्रिंसिपल पे इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास सेपरेट होंगे उसकी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात कर लेता हूं यार, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि ये सबसे पहले टेक्निक किसने दी थी टेक्निक। हमारे पास नाम आता है यार एम स्वेट का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले ये क्रोमेटोग्राफी दी थी। एम स्वेट का नाम आता है। अब अगर मैं बात कर लूं, ये एक बोटेनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट पिगमेंट्स पे सबसे पहले क्या करा था, क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया था। इतनी जर्नल इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए यार इनके बारे में कि प्लांट पिगमेंट्स पे इन्होंने क्या करा था कि क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया था। और एम स्वेट ने, हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करी थी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात ढंग से आनी चाहिए। ये तो हो गया हमारे पास कि भाई बोटेनिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे। इसके बाद अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो क्रोमेटोग्राफी का जर्नल मीनिंग अगर मैं देखूं तो यार यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दो वर्ड से मिलके मिला हुआ है, दैट इज क्रोमा एंड ग्राफी। ठीक है, तो क्रोमा मीन्स तो होता है कलर, और ग्राफी मीन्स होती है राइटिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ग्रीक में अगर मैं मतलब बात करूं इसकी, ग्रीक में क्या मतलब होता है, दैट इज राइटिंग विद कलर्स, कि किसी एक सैंपल को कलर्स के फॉर्म में सेपरेट करना, उसके पता चल जाए कि उस सैंपल में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ क्रोमेटोग्राफी, राइटिंग विद कलर्स। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए यार, जर्नल मीनिंग इसका क्या होता है। आगे हमारे पास सिंपल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यार हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान से पढ़नी है। तीन चीजें जो हैं हमारे पास ध्यान से पढ़नी है, मैं लिख देता हूं कौन कौन सी चीजें हैं। एक हमारे पास आता है यार स्टेशनरी फेस, दूसरा हमारे पास आता है मोबाइल फेस, आएगा। और थर्ड हमारे पास क्या आएगा, आएगा सैंपल की भाई जिसको हमें टेस्ट करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो हम सैंपल तो लेंगे। बिना सैंपल के क्रोमेटोग्राफी कैसे परफॉर्म होगी। तो ये तीन चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, सैंपल की जगह एनालाइट भी लिखा होता है। एनालाइट मतलब जिसको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो एक एक करके अपन सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखो, बेसिक प्रिंसिपल अगर मैं आपको ओरली बताना चाहूं तो क्या होता है कि सैंपल का इंटरेक्शन होता है विद द मोबाइल फेस और द स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के साथ हमारे पास इंटरेक्शन होता है। तो ना हमारे पास देखो, मान लो कि यहां पे कोई स्टेशनरी फेस है, यहां पे हम बोल सकते हैं एनालाइट या सैंपल हो गया, इसको हम एनालाइट भी बोल सकते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये मोबाइल फेस है, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन और इसका इसके साथ इंटरेक्शन, दिस इज फॉर्मिंग अ पार्टीशन। तो हम बोल सकते हैं पार्टनिशिंग इफेक्ट है। पार्टनिशिंग इफेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि यार कोई एक सैंपल हम स्टेशनरी फेस के साथ भी इंटरेक्शन दिखा रहा है, और हम बोल सकते हैं कि सैंपल एक मोबाइल फेस के साथ भी इंटरेक्शन दिखा रहा है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल की मोटा अगर मैं बात कर लूं, हाँ मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल तरीके से हम बात कर लें तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल आता है। इसे थोड़ा सा फर्दर अगर हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उठा लेंगे यार मोबाइल फेस उठा लेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके मोबाइल फेस उठा लेंगे। तो मोबाइल फेस को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मोबाइल फेस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मोबाइल फेस को ना यार हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैरियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यार, मोबाइल फेस को कैरियर भी बोल सकते हैं। कैसे समझेंगे बात को। मोबाइल फेस मतलब मूविंग, वो चीज जो क्रोमेटोग्राफी में मूव करेगी, दैट इज टर्म्ड एज अ मोबाइल फेस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, दैट इज टर्म्ड एज अ मोबाइल फेस। आगे यहां पे बात कर ली कि यार जो कैरियर है, कैरियर नाम क्यों पड़ा, बिकॉज क्या होगा, इट विल डिसॉल्व द सैंपल। जो सैंपल होगा ना, हम सैंपल वो इंजेक्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे, वो हम क्या करते हैं, मोबाइल फेस पे ही करते हैं। तो मोबाइल फेस क्या करेगा, सैंपल को कैरी करने का काम करेगा। तो वो हम बोल सकते हैं कि यार ये क्या है, कैरियर है। एक तरीका का क्या है, कैरियर है जो चीजों को कैरी करने का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे तो हम यहां पे देखते हैं यार हमारे पास जो मोबाइल फेस है
वो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यार हाइड्रोफोबिक और दूसरा हो सकता है हाइड्रोफिलिक। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखना है कि यार जब हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मोबाइल फेस बड़ा ध्यान से लेना है, लेना हमें स्टेशनरी फेस भी बड़ा ध्यान से, पर अभी हम मोबाइल फेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फेस हमें बड़ा ध्यान से लेना है। कैसे कि भाई हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक दैट इज वो वाटर हेटिंग है। वाटर हेटिंग मतलब उसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं हो सकती। बिकॉज अगर हम बात कर लें यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग की, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर जैसा पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो वैसे ही ऐसे मोबाइल फेस जो कैसे हैं? पोलर हैं। तो हमारे पास अगर बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सैंपल आया, मान लो कोई सैंपल आया और हमारे पास जो सैंपल है वो हाइड्रोफोबिक है, तो मोबाइल फेस तो उसी को अलाउ करेगा ना कि भाई हाइड्रोफोबिक आ रहा है तो वो खुद भी कैसा होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक ही होना चाहिए। तो दैट इज वाई, तो सैंपल जो है, सैंपल के हिसाब से हम क्या करते हैं यार? मोबाइल फेस लेते हैं। सैंपल के हिसाब से हम क्या करेंगे? मोबाइल फेस लेंगे। तो इफ द सैंपल इज कमिंग हाइड्रोफोबिक है वो, तो हम बोल सकते हैं मोबाइल फेस भी हमने हाइड्रोफोबिक ले लिया। और अगर हमारे पास सैंपल हाइड्रोफिलिक टाइप आ रहा है तो हमने मोबाइल फेस भी क्या कर लिया यार? हाइड्रोफिलिक ले लिया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कोई पूछ ले हाइड्रोफोबिक क्या? यार वाटर हीटिंग, जो पोलैरिटी नहीं बना सकता। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक क्या, जिसमें हम बोल सकते हैं पोल्स जनरेट हो जाएंगे जस्ट लाइक वाटर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। हम बोल सकते हैं एक्वस सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हैं। मोबाइल फेस जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ना, एक्वस सॉल्वेंट्स। एक्वस इज द टर्म यूज्ड फॉर जनरली इन द वाटर केस में होता है भाई आयंस बना रहा है, आयंस है, पोलैरिटी है, हाइड्रोफिलिक है। तो एक्वस सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात इतनी सी। तो हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमें यहाँ पे सेकंड पोर्शन में अगर मैं देखूं तो हमारे पास यार स्टेशनरी फेस आता है। क्या आता है? स्टेशनरी फेस आता है। अब देखो स्टेशनरी फेस से अगर मैं बात करता हूं तो इसका दूसरा नाम हमारे पास कई बार देखने के लिए मिल जाता है, दैट इज अ फिक्स्ड फेस। फिक्स समझ में आ रहा है यार कि ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में मूव नहीं करेगा, बिल्कुल भी। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि स्टेशनरी फेस कैसा होना चाहिए, देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि जस्ट लाइक ये बोर्ड एक क्या है? स्टेशनरी फेस है और इसके ऊपर से मैंने मोबाइल फेस को रन करवाया, ऊपर की तरफ से मोबाइल फेस को रन करवाया ना, तो मोबाइल फेस की ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो स्टेशनरी फेस से फ्लो कर जाए, उस पर अटका ना रहे। तो ना जो सॉल्वेंट होता है, जो मोबाइल फेस होगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जस्ट लाइक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, उसका जस्ट अपोजिट नेचर किसका होना चाहिए? स्टेशनरी फेस का होना चाहिए। जस्ट अपोजिट नेचर किसका होना चाहिए? स्टेशनरी फेस का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात कर ली यार मोबाइल फेस हमने हाइड्रोफोबिक ले लिया, तो हमने मोबाइल फेस हाइड्रोफोबिक लिया, मतलब जो हमारे पास सैंपल था वो भी हाइड्रोफोबिक था। अभी बताया मैंने कि डिसॉल्वेंट होगी तो पोलैरिटी और डिसॉल्विंग क्राइटेरिया से सेम नेचर होना चाहिए सैंपल का और मोबाइल फेस का। अब स्टेशनरी फेस क्या होगा अगर मोबाइल फेस हाइड्रोफोबिक है? तो यार यस, हाइड्रोफिलिक होगा। याद रखने वाली बात है, हाइड्रोफिलिक होगा। और अगर मैं सेकंड क्राइटेरिया की बात कर लूं, हाइड्रोफिलिक होगा। और अगर मैं सेकंड क्राइटेरिया की बात कर लूं कि यार सॉल्वेंट, अगर मोबाइल फेस हाइड्रोफिलिक है तो ये खुद कैसा होगा? यार हाइड्रोफोबिक होगा। याद रखने वाली बात है कि नेचर, हम यहां पे लिख लेते हैं कि यार नेचर ऑफ स्टेशनरी फेस, एसपी इज स्टेशनरी फेस, अपोजिट होगा किसके? नेचर ऑफ मोबाइल फेस। इतनी बात ध्यान रखनी है भाई, जर्नल क्रोमेटोग्राफी की ये बात ध्यान रखनी है। स्टेशनरी फेस का नेचर यार जस्ट अपोजिट टू द नेचर ऑफ द मोबाइल फेस। इतनी बात क्लियर। अब क्यों नेसेसिटी है? अगर मैं बात करता हूं ना कि यार क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक स्टेशनरी फेस पे हम मोबाइल फेस को रन करवा रहे हैं और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टुवर्ड्स, की मतलब यार मोबाइल फेस में खुलने की कितनी ताकत है और स्टेशनरी फेस में रुकने की कितनी ताकत है, उस पे बेसिस पे वो यार डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर हमने दोनों ही मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस दोनों ही सेम ले लिए तो क्या मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस पे रन कर पाएगा? नहीं, उसकी तो एफिनिटी हो जाएगी और वो चिपक जाएगा, जस्ट लाइक ग्लू वो चिपक जाएगा और वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए
इसलिए हम स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर हैं, वो क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार सिंपल तरीके से सैंपल मैंने आपको बता दिया कि भाई सैंपल्स में हम क्या क्या, सैंपल्स में हम जैसे मान लो कोई एलिमेंट है तो उसके हिसाब से हम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेस देख लेंगे और डिपेंडिंग अपॉन स्टेशनरी फेस हम उसका अपोजिट नेचर ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि यार किस तरीके से कि सेपरेशन कैसा होता है। आगे हम यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं, एक जर्नल मैकेनिज्म कि भाई कैसे पता लगाते हैं, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम यहाँ पे देखें तो जस्ट मानो कि यार यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे सैंपल इंजेक्टिंग पोर्ट है और यहाँ पे ये मोबाइल फेस रन हो रहा है। यहाँ पे मान लो ये मोबाइल फेस रन हो रहा है तो हमने मोबाइल फेस पे क्या करा यार, सैंपल को इंजेक्ट कर दिया, कैरी करवा दिया, मोबाइल फेस विल कैरी द हमारे पास सैंपल। तो अगर यहाँ पे मान लो इतने पोर्शन में हमारे पास स्टेशनरी फेस है, तो इसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। इस सैंपल में हमारे पास दो एलिमेंट थे, ए और बी, ठीक है, ए और बी हमारे पास सैंपल थे। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर ए को सॉलिड दैट इज स्टेशनरी फेस से ज्यादा एफिनिटी है तो वो ज्यादा रुकेगा किस पे, स्टेशनरी फेस पे, और बी मोबाइल फेस के साथ आगे चला जाएगा। यहां पे आगे क्या लगा रहता है यार, डिटेक्टर लगा रहता है। तो जो कंपोनेंट पहले पहुंचेगा उसको डिटेक्टर पहले डिटेक्ट करेगा और उसकी पीक देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देख लेता हूं कि यार ए कंपोनेंट की जो एफिनिटी थी सॉलिड पे स्टेशनरी फेस पे रुकने की वो ज्यादा थी, तो ए तो पहले जाएगा नहीं, कौन जाएगा पहले, बी जाएगा। और बी की इसने पीक दे दी यार कुछ ऐसी, अब कुछ टाइम बाद यार ए भी तो पहुंचेगा ही, ऐसा थोड़ी ना है कि यार एकदम ही चिपक जाएगा, कुछ देर बाद पहुंचेगा और डिटेक्टर उसको भी डिटेक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ देर बाद, जब तक नहीं था तब तक स्ट्रेट लाइन आई और कुछ देर बाद मान लो कि यार ऐसी कुछ स्ट्रेट मतलब पीक आ गई, तो दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर ए मान लेते हैं, ये सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं कि यार इसकी पीक देख के विद टाइम, और ये सैंपल कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे हमारे पास सैंपल कंसंट्रेशन हो गई, और ये हमारे पास टाइम हो गया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, सैंपल कंसंट्रेशन हो गई और टाइम हो गया। आगे यहां पे मैं देख लेता हूं यार, तो हमारे पास जो पीक आएगी, जितनी ज्यादा पीक होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन होगी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की इन दैट सैंपल। और अगर मैं बात कर लेता हूं एरिया वाइज भी हम चेक करते हैं कि भाई जितना ज्यादा एरिया निकल के आ रहा है उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। आगे यहाँ पे एक बार मैं सिंपल तरीके से और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो हमारे पास क्या आता है, तो देखेंगे कि ए सैंपल और बी सैंपल दोनों ही मान लो आपकी हाइड्रोफोबिक हैं। तो आपको ये तो पता है कि यार जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। कैसा होगा यार, हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोफोबिक सैंपल है तो हमें सॉल्वेंट कैसे लेना, हाइड्रोफोबिक लेना है। इसका अपोजिट हम स्टेशनरी फेस लेंगे, हाइड्रोफिलिक ले लिया, मान लो हाइड्रोफिलिक ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक पे कभी नहीं रुकेगा, पर कुछ ना कुछ अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो इसके पास हाइड्रोफिलिसिटी अगर कम या ज्यादा है उसके हिसाब से इसमें रिटेनमेंट होगी, इसके हिसाब से क्या होगी, इस पर रिटेनमेंट होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास क्राइटेरिया, मान लो इसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा है, हाइड्रोफोबिक तो है मान लिया, पर इसकी हल्की सी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो ये रुकेगा इन द सेंस इसकी हाइड्रोफिलिसिटी है, इसके पास भी हाइड्रोफिलिसिटी है स्टेशनरी फेस के पास, और इसके पास कम है तो ये बी आगे मूव कर जाएगा विद द मोबाइल फेस। इतना बात क्लियर होनी चाहिए। और यही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि यार कौन चीज कितना मूव कर रही है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन विद द मोबाइल फेस बोला कि यार सेम चीज होनी चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज टर्म्ड एज अ रिटेंशन फैक्टर। ध्यान से देखेंगे भाई, दैट इज डिफाइंड एज अ रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर क्या है? रिटेंशन फैक्टर की अगर मैं बात कर लूं, रिटेंशन फैक्टर या किसी के हम बोले यार आरएफ वैल्यू क्या है, आरएफ वैल्यू कहता है कि जो सैंपल हमने लिया उसमें मान लो कि यार ए कंपोनेंट
चला, वो कितना चला विद रिस्पेक्ट टू कितना सॉल्वेंट चला, दैट इज मोबाइल फेज चला। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि यार डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज, कि भाई मोबाइल फेज तो 5 सेंटीमीटर चल गया, मोबाइल फेज तो 5 सेंटीमीटर चल गया किस पे, स्टेशनरी फेज पे, पर उसके बावजूद भी जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय ए है, किसी एक एलिमेंट वो 2.5 सेंटीमीटर ही चला, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यार रिटेंशन फैक्टर वो तो 2.5 चला, क्या कंपोनेंट तो 2.5 चला, पर मोबाइल फेज टोटल कितना चल गया, दैट इज 5 चल गया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5। इतनी बात क्लियर होती है। चलो तो आगे हम यहां पे बात करते हैं, तो 0.5 आ गया, तो हम इससे क्या पता लगा रहे हैं, रिटेंशन फैक्टर तो पता लग गया कि भाई कितना वो कंपोनेंट चलेगा विद रिस्पेक्ट टू भाई कितना मोबाइल फेज चल रहा है स्टेशनरी फेज पे। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, देखो पहली बात तो जो रिटेंशन फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो रेंज कर सकती है 0 से लेके 1 के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि यार इसकी वैल्यू 0 कब होगी रिटेंशन फैक्टर की, जब ऊपर की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए 0 हो जाए, तो मतलब डाला और जो कंपोनेंट था, जो सैंपल का कंपोनेंट था वो स्टेशनरी फेज पे ऐसा एफिनिटी दिखाई उसने कि भाई साहब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मोबाइल फेज उसको खींचते जा रहा है पर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए दैट विल बी 0, तो देयरफॉर रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी यार 0 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर रखनी है। तो व्हाट डज रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू 0 सिग्निफाइज, कि जो कंपोनेंट है ना वो चल ही नहीं रहा, इतनी ज्यादा एफिनिटी किस पे, स्टेशनरी फेज पे। ध्यान से देखेंगे आगे हम बात करते हैं कि यार मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों है। अब मान लो कि ये स्टेशनरी फेस है और मोबाइल फेस यहां से यहां तक चलता है, ये स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस यहां से यहां तक चलता है, तो ये थोड़ी ना होगा कि जो इस मोबाइल फेस में सैंपल के कंपोनेंट हैं इस मोबाइल फेस को छोड़ के आगे ही भाग जाएंगे। दैट इज कभी भी डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट क्या मोबाइल फेस के डिस्टेंस कवर्ड से ज्यादा होगा, नहीं होगा, बराबर हो सकता है। ये बात सही है कि बराबर हो सकता है भाई, जितना मोबाइल फेस चल रहा है उतना हमारे पास क्या हो सकता है कि यार डिस्टेंस कवर्ड हो सकता है कि कंपोनेंट भी उतना ही चले। तो हमारे पास क्या होगा यार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेस, देन द वैल्यू ऑफ रिटेंशन फैक्टर विल बी 1। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, और बीच में जो भी हमारे पास कम ज्यादा होता है 0 to 1 के बीच में ही होगा। ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं एक जर्नल एस्पेक्ट की, कि यार अगर मेरे पास रिटेंशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है, मोर आती है, तो मैं क्या बोलूंगा, मोर कब आएगी जब यार ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द रिटेंशन, अगर मैं बात करता हूं यार डिस्टेंस कवर्ड, तो मोर जब आ गई, रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं ज्यादा आ गई, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि उसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो इससे हिसाब से हम ये भी पता लगा सकते हैं, देखो क्रोमेटोग्राफ का हमारे पास क्रोमेटोग्राफी करी, किसी कंपोनेंट की सेपरेशन की हमें पीक्स मिल गई, उसको हमें मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हमारे पास होता है यार स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राम मतलब हमारे पास पहले से ही पीक स्पेसिफाइज हैं कि इस वाले पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये सैंपल ये पीक्स दे सकता है, तो उससे हम कंपेयर करके उसकी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटी तो मैंने बता दी कि कंसंट्रेशन कितनी है और किस हिसाब से एरिया वाइज हम निकाल सकते हैं, और क्वालिटी भाई कौन कौन से कंपोनेंट है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप सो गाइज आपको क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन और ये रिटेंशन फैक्टर वाली बात क्लियर होगी। आगे पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आऊंगा द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी,